हेलो। माहौल ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ बहुत ज्यादा आवाज हो। F90M कौन है? देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिस्टल्स पढ़ा, ठीक है। क्रिस्टल्स के फेसेस देखे, क्रिस्टल्स का एज देखा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, ठीक है। क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स के ट्यूब्स के रूप में पढ़ते हैं। सभी को कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए सर। ठीक है, अभी हम लोग क्रिस्टल्स देखेंगे। क्रिस्टल्स से कुछ लॉज होते हैं और वो लॉज किस प्रकार से काम आते हैं, क्या करते हैं, हम उन सब चीजों को देखेंगे। एक चीज देखिए, आपके पास पेन और पेपर अगर है तो पेन पेपर में एक क्यूब बना लीजिए, बड़ा सा एक क्यूब बनाइए और बना के तैयार रखिए उसको, तो ताकि आपको समझने में काम आएगा। मैं आपको एक डेढ़ मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप उसमें बनाइए। और भी लोग जुड़ रहे हैं तब तक। जेडी पेन और पेपर लेके एक क्यूब बना के रखिए, एक बड़े से क्यूब का, ताकि कुछ समझाऊं तो देख के समझ में आने लायक हो। पूजा अपनी मम्मी को भी सुना रही है क्या? मम्मी तो सुन रही, दिख रही है मम्मी इधर। आज मम्मी भी पढ़ेगी साथ में, है ना। हो गया, बना के रख लिए सब। देखो नेक्स्ट में अभी क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्यूब्स का देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है। क्यूब्स को इमेजिन करना होगा। ठीक, जो क्यूब आपने बनाया है उस क्यूब को आप ढंग से इमेजिन करेंगे। मैं अभी ड्राइंग्स कुछ कुछ दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद उसको देख के समझना है। देखिए लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल्स देखा। क्रिस्टल्स में क्या क्या होता है उन सब चीजों को देखा। ठीक, इंटरफेशियल एंगल देखा। देखो ये इंटरफेशियल एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे एक थ्योरी बना हुआ, एक बेस्ड थ्योरी है जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। मतलब जो क्रिस्टल्स की स्टडी होती है, जो सॉलिड्स की स्टडी हम करते हैं, उसको बेसिकली हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और उससे जितने भी जुड़े हुए कानून व्यवस्था है उनको हम लॉज कहते हैं, इट इज लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो बेसिकली 3 लॉज है, देयर आर 3 लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सबसे पहला लॉ, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। देखो इस नाम का मतलब को समझिए पहले। कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल कहने का मतलब है कि आप कोई भी क्रिस्टल को उठाओ, अगर आप एक डायमंड लिया है, अगर आपने मान लीजिए उस डायमंड का अगर मान लो आप एक पन्ना या कोई पत्थर उठा लीजिए या डायमंड उठा लीजिए, वो डायमंड जो है आप इंडिया से उठाओ या ऑस्ट्रेलिया से उठाओ, चाहे अमेरिका से उठाओ या साउथ अफ्रीका या कहीं से भी आप उठा के लाओ, अगर डायमंड एक ही क्वालिटी का है, मतलब नाम अगर उसका एक ही है, तो उसमें जो इंटरफेशियल एंगल्स होंगे, मतलब 2 फेस के बीच का एंगल, जैसे एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वो इंटरफेशियल एंगल हर किसी में एक जैसा होगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे 4 फिगर आपको ड्राइंग में आपको दिखा रखे, 4 अलग अलग क्रिस्टल्स है, 4 अलग अलग जगह से मंगाया गया है। ये चारों क्रिस्टल्स का शेप और साइज अलग अलग है, ठीक है। तो शेप और साइज अलग अलग होने के बावजूद इन क्रिस्टल्स के जो 2 फेस के बीच का इंटरफेशियल एंगल होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब बराबर होगा। इसीलिए लॉ कहता क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट all crystals of same substances, the angle between corresponding faces are constant when measured at the same temperature in spite of different shapes and sizes and mode of growth of crystals। मतलब क्या है इसका डेफिनेशन का, कि अगर हमने क्रिस्टल्स को लिया है, कोई एक सब्सटेंस के क्रिस्टल्स को लिया है, चाहे वो क्रिस्टल दुनिया के अलग अलग कोने से आया हो, उसके बढ़ने का तरीका अलग अलग है, चाहे वो अलग अलग शेप और साइज का है, तो भी उसमें जो इंटरफेशियल एंगल होगा 2 फेस के बीच में, वो इंटरफेशियल एंगल आपका कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब फिक्स रहने वाला है। इसको सबसे पहले बताया था निकोलस स्टेनो नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए इस फिगर में लिखा हुआ है निकोलस स्टेनो, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए निकोलस स्टेनो लिखा हुआ है, और इसीलिए इस लॉ का नाम स्टेनोज लॉ पड़ा था, ठीक है। इस लॉ को हम दूसरे नाम से स्टेनोज लॉ के नाम से भी जानते हैं। नीचे एक और ड्राइंग दिखा रखा है मैंने, जिसमें 3 अलग अलग शेप एंड साइज के क्रिस्टल्स के फिगर हैं, और हर तीनों में से हर के 2 फेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि तीनों का इंटरफेशियल एंगल बराबर होता है, इसके लिए मैंने तीनों में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख रखा है। उसके बाद हमारा है सेकेंड लॉ। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। एक्चुअली ये है सेकेंड लॉ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसको थर्ड लॉ के बाद, क्योंकि थर्ड लॉ समझना ज्यादा जरूरी है सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब देखिए थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब क्या है कि एक जैसा दिखना चाहिए। अभी आप सबने क्यूब बनाया है, अपने कॉपी में जो आपने क्यूब बनाया उस क्यूब को आप ढंग से देखिए, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब उस क्यूब को आप किधर से भी घुमा लो, ठीक है। आप उस क्यूब, आप सबने वो क्यूब रोटेट करने वाला गेम खेला हो, कभी ना कभी खेले होगे या कभी ना कभी देखे होगे, ठीक है। उस क्यूब को आप कहीं से भी घुमा लो, आपको एक जैसा ही शेप और साइज देखने को मिलता है। जो क्यूब आपने अपने कॉपी में बना रखा है, उस क्यूब को आप हवा में इमेजिन कीजिए और उस क्यूब को आप रोटेट कीजिए, तो देखो आपको क्या फील होगा कि भाई रोटेट करने के बाद भी मुझे वैसा ही शेप साइज हर तरफ से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। मतलब एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रोटेट कीजिए कि रोटेट करने के बाद हमको वो वैसा ही दिखे, या फिर जो पहला दिख रहा था वही घूम फिर के हमको बार बार मिले।
जैसे आपके पास आपको अगर एक बॉल दे दिया जाए, तो बॉल को अगर आप रोटेट करोगे तो वो बॉल कैसा आपको बार बार वैसा ही दिखेगा, कि आप उसको जब भी रोटेट करो घूम फिर के आपको वैसा ही दिखने वाला है। तो क्यूब के साथ भी सेम कंडीशन है। जब हम क्यूब को रोटेट करते हैं, मान लीजिए क्यूब को हम 90 डिग्री पे रोटेट करें, तो जो पहला फेस था वो घूम के कहाँ चला आएगा, बगल में चला, राइट साइड में चला जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो हमको वापस से क्या मिलेगा, फिर से एक फेस मिलेगा, और वो फेस जो मिलेगा वो भी पहले वाले फेस के तरह ही होगा। तो हम इसको कहते हैं सिमेट्री। तो इस पे बेस्ड या इस पे बने हुए जितने भी तरीके लॉज है उसको हम लॉज ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो according to this law, all crystals of a substance have the same elements of symmetry, that is plane of symmetry, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अभी सिमेट्री के लॉ के हिसाब से हम इस लॉ को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री और तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहता क्या है कि अगर हम उस क्यूब को, ठीक है, उस जो क्यूब आपने बना रखा है अपने कॉपी पे, अगर उस क्यूब में एक प्लेन के द्वारा उसको कट कीजिए, मान लीजिए आपने एक बड़ा सा चाकू लिया, उस क्यूब को आधा आधा काट दिया, तो जो आप काट रहे हैं क्यूब को, तो उस क्यूब में कैसा है, आप एक ऊपर से नीचे एक प्लेन बना रहे हैं जो उस क्यूब को आधा आधा बांट रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम क्या है कि ये सिमेट्री क्या करेगा, आपके उस क्यूब को या उस ऑब्जेक्ट को 2 आधे आधे हिस्सों में बांट देगा, मतलब 2 आधे आधे बराबर हिस्सों में बांटेगा। सबसे पहला देखिए प्लेन ऑफ symmetry. When an imaginary plane passing through the center of a crystal can divide it into 2 parts which are mirror images to each other known as plane of symmetry. अब यहाँ फिगर देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 9 फिगर दिखा रखा है। ठीक है, एक क्यूब को आप इन 9 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला देखो, ये जो एक फिगर है, यहाँ पे प्लेन मैंने जो दिखाया है ये ऊपर और नीचे वाले फेस के पैरेलल प्लेन है। ठीक है, ये जो प्लेन है ये ऊपर फेस और नीचे फेस का पैरेलल है, और ये इस क्यूब को 2 हिस्सों में बांटता है, एक हिस्सा ऊपर की तरफ, एक हिस्सा नीचे की तरफ। सेम तरीके से इस वाले क्यूब, सेकंड वाले क्यूब को देखिए, इसका जो प्लेन जो इसको कट कर रहा है वो एक हिस्सा राइट में बांट देगा और एक हिस्सा लेफ्ट में बांट देगा। उसी तरीके से ये वाला जो प्लेन है वो एक हिस्सा उधर बांटेगा और एक हिस्सा इस साइड को बांटेगा। ये तो हो गया हमारा प्लेन। किस टाइप का प्लेन है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन। ये रेक्टेंगुलर प्लेन फेस का पैरेलल होता है। देखो मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री को 2 तरीके से लिखा है। सबसे पहला रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की खासियत क्या है, ये आपके फेस से पैरेलल होगा, और जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये डायगोनल के जैसा होगा, मतलब डायगोनल के अलोंग होगा। जैसे आप इस फिगर में देखिए, चौथे वाले में चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8 और 9 ये सब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब डायगोनल के अलोंग में एक प्लेन है जो इस क्यूब को आधा आधा बांट रहा है। अभी आप सारे क्यूब्स को एक बार गौर से व्यू कीजिए। ठीक है, 1 मिनट में दे रहा हूं आपको, आप सारे क्यूब को व्यू कीजिए और आपने जो अपने कॉपी में क्यूब बनाया है उसमें इमेजिन कीजिए कैसे कैसे सारे प्लेन्स कटे हुए हैं। और अगर व्यू हो जाए तो उसका मुझे यस लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी रेज हैंड मत कीजिए, आप पहले कर लीजिए, सारे प्लेन्स को देख लीजिए, व्यू कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे रेज हैंड। एक बार व्यू आपने देख लिया तो यस करके लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
सबका व्यू हो गया? सबका व्यू हो गया? ठीक है, तो मैं वापस से वो एग्जांपल उठाता हूँ। रेज हैंड किसने किया था उस टाइम? फिर से रेज हैंड कीजिए, क्वेश्चन है अगर तो। रेज हैंड किसका था उस टाइम? ठीक है, फिर अगर रेज हैंड नहीं है तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, उस ग्राफ को वापस, उस ड्राइंग को वापस समझाता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो क्यूब है, क्यूब को आप वापस से देखिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये 9 तरीके हैं इस क्यूब को प्लेन ऑफ सिमेट्री में बांटने का। ठीक है, 3 तरीका है रेक्टेंगुलर में बांटने का, मतलब जो फेस के पैरेलल होगा। पहला ये ऊपर और नीचे वाले फेस के पैरेलल है, दूसरा राइट और लेफ्ट वाले के पैरेलल है, और ये तीसरा प्लेन है, ये पांचवा और छठा प्लेन के पैरेलल है। मतलब ये 50% उधर और 50% इस साइड की ओर, ये 50% राइट और 50% लेफ्ट साइड की ओर, और ये 50% ऊपर और 50% नीचे में इस क्यूब को बांट देगा, मतलब आधा आधा इसको बांटेगा। सेम तरीके से ये जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4 5 6, ये जो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये क्या करेगा, इस क्यूब को डायगोनली कट करेगा। जैसे इसको आप देखो तो ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, इसको आप देखिए तो ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा। देखो जब डायगोनल की हम बात कर रहे हैं, तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो क्यूब आपका बट रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप में बट रहा है। ट्रायंगुलर शेप की बात करते, देखो जहां जहां मैं माउस चला रहा हूँ वहां ध्यान से देखिए, एक ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और इसको बनाता हुआ ये ऊपर का ये लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, ऊपर का एक ट्रायंगल दिखा रहा है और नीचे का एक ट्रायंगल दिखा रहा है। ठीक है, तो आप सभी शेप्स को देखिए, ये सभी शेप्स आपको ट्रायंगुलर ज्योमेट्री या ट्रायंगुलर शेप के क्यूब्स को काट रहे हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। हम इस फिगर से याद रख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 9 होते हैं, जिसमें से आपका 3 होगा रेक्टेंगुलर, और आपके पास 5 होंगे आपके पास, 1 मिनट, 3 2 5 4 9, सॉरी 6 होंगे आपके पास डायगोनल। तो टोटल हमारे पास 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, जिसमें 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर और 6 हमारे पास डायगोनल। ये वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है, या डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होता है। उस कंडीशन में हमको तीनों आंसर याद रखने हैं, 9 6 और 3। अब आप आगे चले आइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री थोड़ा इमेजिनेशन ज्यादा है इसमें, थोड़ा समझना ज्यादा है, तो इसको और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब है एक ऐसा लाइन जो उस क्यूब से पास होगा, और उस लाइन से हम क्या करेंगे, क्यूब को रोटेट अगर करेंगे तो हमको बार बार सेम ओरिएंटेशन मिलना चाहिए, या सेम व्यू दिखना चाहिए। ठीक है, सेम क्यूब हमको सेम तरीके से दिखना चाहिए। जैसे आप सबने वो जो क्यूब बनाया है, उस क्यूब से एक एक्सिस पास करो। ठीक है, सबको अपने अपने कॉपी में पास कीजिए एक एक्सिस, जो एक फेस से होके दूसरे फेस से निकल रहा हो। चलिए सबको बनाइए। तो आपके पास जो कॉपी है, जो आपने क्यूब बनाया है, उसमें एक एक्सिस बनाइए, जो एक्सिस एक फेस से निकल के दूसरे फेस में जा रहा है। ठीक है, अभी देखो आप उस एक्सिस को थोड़ा लंबा खींचो। लंबा खींचो मतलब दोनों फेस से थोड़ा बाहर, ज्यादा बाहर खींच के रखिए।
ठीक है। अब आप क्या करो, इमेजिन करो कि वो एक्सिस आपने हाथ में पकड़ रखा है और उस एक्सिस के अलोंग उस क्यूब को रोटेट करने का इमेजिन कीजिए कि आप उस एक्सिस को पकड़ रखे हो और तब क्यूब को घुमा रहे हो। देखिए वो जो क्यूब आपने बनाया है, जो एक्सिस आपने बनाया है, उस एक्सिस को पकड़िए और पकड़ने के बाद उसको आप धीरे-धीरे इमेजिन कीजिए कि उसको आप धीरे-धीरे घुमा रहे हैं, ठीक है? घुमाने के बाद आपको क्या दिखेगा कि एक फेस धीरे-धीरे दूसरी साइड जा रहा है और नीचे का फेस धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है? रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर रोटेट कर रहे हैं, तो हम उसको इमेजिन करना भी सीखे हैं कि एक फेस जा रहा है, दूसरा फेस आ रहा है। अभी आपके पास क्यूब है, तो क्यूब अगर आप घुमाएँगे तो क्यूब एक टाइम में कितना एंगल से घूमेगा? 90 डिग्री से। अगर एक फेस दूसरे फेस में आना है, तो हमको वो 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम 90 डिग्री से उसको घुमाते हैं क्यूब को, तब जाके एक फेस दूसरे फेस में कन्वर्ट होगा, तो हमको पहला जो फेस हट जाएगा और दिखेगा क्या? दूसरा फेस ऊपर की ओर। अब देखो इसके इसके नाम के ऊपर बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है? तो आपके पास क्यूब में एक साइड को कितना फेस होगा? मैक्सिमम 4 फेस, ठीक? जब आप रोटेट करोगे क्यूब को मान लो आप रोटेट कर रहे हो, तो इस रोटेशन में आपको कितना फेस देखने को मिलेगा? सिर्फ 4 फेस, क्योंकि 2 फेस आपके इस साइड में है, ठीक? 2 फेस इस साइड में है, 4 फेस आपको यहाँ पे रोटेट होते हुए दिखेगा। तो जब आप उसको घुमा रहे हैं, तो जो पहला फेस है आपके पास, वो पहला फेस आपको कितना बार घुमाने के बाद मिलेगा? 4 बार घुमाने के बाद मिलेगा। मतलब आप उसको एक बार 90 डिग्री घुमाओगे, तब आपको पहले से दूसरा फेस में जाएगा। फिर आप 90 डिग्री घुमाएँगे, तो दूसरे से तीसरे फेस में जाएगा। फिर 90 डिग्री घुमाएँगे, तो तीसरे से चौथे फेस में जाएगा, मतलब आप वापस से पहले फेस में आओगे। ठीक है? तो जब हम उसको रोटेट करते हैं और जितनी बार रोटेट करने के बाद हमको वो पहले वाला फेस मिल जाए, हम उसको कहते हैं फोल्ड ऑफ रोटेशन, FOLD, फोल्ड ऑफ रोटेशन। फोल्ड कहने का मतलब है कि आप जैसे एरोप्लेन मान लो बनाते हो पेपर का, कैसा है? हम उसको बार-बार पेपर को मोड़ते हैं, मोड़ते जाते हैं और तब जाके हमारा एरोप्लेन बन जाता है। हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में पेपर को मोड़ रहे हैं। तो यहाँ जो मोड़ना शब्द है वो हम फोल्ड के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो जब हम क्यूब को रोटेट कर रहे हैं, तो उस क्यूब को रोटेशन के वक़्त क्या है, हम पहला फेस घुमा रहे हैं, दूसरा फेस ला रहे हैं, दूसरा घुमा रहे हैं, फिर तीसरा ला रहे हैं, तीसरा चौथा ला रहे हैं और ऐसे ही करते-करते हम पूरा क्यूब घुमा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो पहला फेस है वो घूम के हमारे पास फिर से वापस आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड कर रहे हैं मतलब हर 90 डिग्री पे ऐसे 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 टर्न कर रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं फोल्ड ऑफ रोटेशन। तो हम जितनी बार उसको घुमाएंगे, मान लीजिए 4 बार घुमाने के बाद हमको पहला फेस दिखता है, तो उसको कहेंगे हम फोल्ड ऑफ रोटेशन। मतलब 4 बार घुमाए हैं, तब जाके हमको ओरिजिनल फिर से वही फेस मिल गया। हम कहेंगे उसको फोल्ड ऑफ रोटेशन। यही आप एक हेक्सागन ले लीजिए। हेक्सागन आप अभी आप हेक्सागन बनाओ सब कोई, सब अपने अपने पेपर में हेक्सागन बनाइए। देखो हेक्सागन आपको ऐसे बनाना है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ड्राइंग आपको ऐसे बनाना है। इसमें नहीं है, एक मिनट। हेक्सागन देखो आपको कैसे बनाना है कि ऊपर का एक फेस होगा, नीचे एक फेस होगा और उस फेस को आपको 6 लाइन से ज्वाइन करना है, मतलब उसको 3D व्यू दिखना चाहिए। उस टाइप का आप बना सकते हो, बना के देखिए। या आप इमेजिन कर सकते हो तो हेक्सागन इमेजिन कीजिए। आप हेक्सागन हेक्सागन में कितने 6 फेसेस होते हैं, ठीक है? एक हेक्सागन में टोटल 6 फेस होता है। तो अगर हमको पहला फेस चाहिए वापस से, तो हमको उसको कितनी बार घुमाना पड़ेगा? 6 बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है? हम अगर 6 बार उसको घुमाएँगे, तब जाके हमको पहला फेस फिर से मिलेगा, ठीक? तो 6 बार घुमाने के बाद हमको पहला फेस फिर से मिल रहा है। हम इसको कहते हैं 6 फोल्ड ऑफ रोटेशन। मतलब 6 बार घुमाने के बाद हमको फिर से वही मिल गया, ठीक? तो जितना फेस रहेगा, जितना फेस आप घुमा रहे हैं और घुमाने के बाद वो पहला पोजीशन आता है, हम उसको कहते हैं उतना फोल्ड ऑफ रोटेशन। जैसे क्यूब है, क्यूब में हम घुमाएँगे तो हमको 4 फोल्ड मिलेगा,
4 बार घुमाने के बाद हमको वो पहला फेस मिलता है। अगर हेक्सागन को घुमाएंगे हमको वो 6 बार घुमाने के बाद पहला फेस मिलेगा। तो हम उसको कहेंगे 6 फोल्ड ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो फोल्ड ऑफ रोटेशन हम इसी चीज को कहते हैं कि कितनी बार घुमाने के बाद हमको सेम स्ट्रक्चर फिर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप वापस इस फिगर में चले आइए। इस फिगर में वापस चले आइए। देखिए पहला जो फिगर है, ये जो येलो वाला फिगर है, सबसे पहला जो येलो वाला फिगर है, इस येलो फिगर में एक ऊपर वाले फेस और एक ये नीचे वाले फेस से एक एक्सिस पास हुआ है। ठीक है, अब इस एक्सिस को ऊपर नीचे दोनों साइड आप पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आप इस एक्सिस को दोनों पकड़ने के बाद ऐसे आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करने का मतलब क्या है कि जो ये जो फेस है सामने का, अगर हम पहली बार घुमाएं तो अगर 90 डिग्री से घुमाएं तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर की ओर। फिर 90 डिग्री घुमाएं तो ये फेस जो पहला फेस है वो चला जाएगा पीछे की ओर। फिर 90 डिग्री घुमाएं तो चला जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर 90 डिग्री घुमाएं तो चला आएगा फिर से वापस यहाँ। तो हमने कितनी बार घुमाया इसको, 1 2 3 और एक ये 4। तो हम इसको कहेंगे 4 फोल्ड ऑफ रोटेशन या फिर 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको 3 तरीके से घुमा सकते हैं, या 3 नहीं 13 तरीके से घुमा सकते हैं क्यूब को। ठीक है, सबसे पहला आप फिर से देखिए, इसको हम 4 बार घुमाएंगे तो हमको पहला फेस मिलेगा। इसको हम कहेंगे 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री या फिर 4 फोल्ड रोटेशन। देखो पहले यहाँ क्या लिख रखा, द एक्सेस हैव 4 fold rotational symmetry. Each is formed by joining the centers of two opposite faces. मतलब ये जो 4 fold of rotation है, ये 2 opposite face को ज्वाइन करने के बाद मिला है। तो इसमें ऊपर का एक फेस, नीचे का एक फेस, सेकंड वाले में लेफ्ट वाला एक फेस और राइट वाला एक फेस। ठीक, थर्ड वाले में ये आपका सामने का एक फेस और एक पीछे का एक फेस। देखो ऊपर वाला ये नहीं देखना है, यहाँ पे जहाँ क्रॉस किया गया उस क्रॉस पे ध्यान लगाइए। ये जो क्रॉस है ये आपका सामने का फेस और पीछे का फेस को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपके 6 फेस को मिला के 3 एक्सिस हम बना सकते हैं और इस 3 एक्सिस के द्वारा हम इसको 4 बार रोटेट कर सकते हैं ताकि हमको वही इमेज फिर से देखने को मिल जाए, और इसको हम कहते हैं 4 फोल्ड ऑफ रोटेशन। ठीक है, अभी आप देखो वापस से आपने जो क्यूब बनाया है उस क्यूब में सेम एक बार बनाइए और फिर से इमेजिन कीजिए। आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप फिर से उस चीज को इमेजिन कीजिए। देखो इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, सेकंड लॉ समझना थोड़ा टफ हो जाएगा अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं तो। उस क्यूब को आप इमेजिन कीजिए थोड़ा। ठीक है, तीनों फेस में एक्सिस को लगाइए, एक्सिस लगाने के बाद उसको रोटेट कीजिए, रोटेट करके थोड़ा इमेजिन कीजिए कि कैसे ये रोटेट होगा, और 4 बार घुमाने के बाद फिर से हमको वही फेस देखने को मिलेगा। चलिए यू हैव 1 मिनट टाइम, आप सबका 1 मिनट टाइम है, सब एक बार इमेजिन करके देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप सबका इमेजिन हो जाए तो आप सब यहाँ पे यस करके लिख दें। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं वापस से। अब देखो वापस से हम दूसरे लाइन में देखते हैं। दूसरे लाइन में 4 क्यूब है हमारे पास। ठीक है, अब इस क्यूब को आप ढंग से देखिए। इस क्यूब में क्या किया गया है कि ओपोजिट डायगोनल लिया गया, 2 ओपोजिट फेस का ओपोजिट कॉर्नर का डायगोनल लिया गया है।
ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं हम एक फेस में ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के एक डायगोनल लेते हैं, लेकिन इसने क्या किया है पूरे बॉडी का एक डायगोनल लिया है। मतलब पूरे बॉडी में एक ऊपर का पॉइंट है और एक नीचे का पॉइंट है। ठीक है, तो इस डायगोनल से हम क्या कर सकते हैं, अब रोटेट कर सकते हैं बॉडी को। तो इस डायगोनल के एक्सिस को आप पकड़ लीजिए और रोटेट कीजिए। ठीक है, तो इसको मान लो ये जो ऊपर का फेस, ये हम कितनी बार रोटेट करेंगे तो हमारे पास आएगा। इसको बेसिकली 3 बार रोटेट करने के बाद हमको सेम फिगर देखने को मिलता है। तो हम इसको कहते हैं द एक्सिस हैव थ्री फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ईच इज ए डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का पूरा बॉडी डायगोनल है ये, एक ऊपर का पॉइंट और एक नीचे का पॉइंट। इसको हम 3 बार रोटेट करेंगे तब हमको सेम व्यू देखने को मिलेगा। सेम तरीके से ये नीचे का 6 क्यूब जो है इसको आप देखिए, इस ये है आपका ऊपर का एज और ऑपोजिट वाला नीचे का एज। ठीक है, सभी ड्राइंग्स में आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा तो आप उस ड्राइंग को ढंग से देखिए जिसमें क्लियर क्लियर दिख रहा है। जैसे ये वाला ड्राइंग सेकंड वाला, इसमें एक एज ये वाला है और एक एज ये वाला। इन दोनों के बीच का पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इन दोनों में बीच के पॉइंट से एक्सिस बनाया गया है और तब इसको रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट करने के बाद 2 बार रोटेट करेंगे तो 2 बार रोटेट करने के बाद हमको सेम व्यू देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है द एक्सेस हैव टू फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ईच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू अपोजिट एजेस। मतलब 2 अपोजिट वाले एज लिया गया है और उसके बाद उन दोनों अपोजिट एज से एक एक्सिस बनाया गया है और इस एक्सिस को जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद हमको 2 ही बार में वापस से वही व्यू देखने को मिलता है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 3 4 3 7 3 10 और ये 3 13। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी तीसरा आप देख लो, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट्स वेरी सिंपल। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका बहुत सिंपल होता है। ठीक, और सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही होगा, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होगा और उस वो सिर्फ उसके सेंटर पे ही होगा। ठीक, मतलब सेंटर कहने का मतलब है उसके इंटरनल पार्ट, बॉडी के सेंटर पार्ट पे ही होगा। उस जगह से, उस सेंटर पार्ट से बॉडी का हर हिस्सा इक्वी डिस्टेंट पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। जैसे ये अगर जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं 6 फेसेस का डिस्टेंस नापूं तो 6 फेसेस का डिस्टेंस एक ही होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर इस सेंटर से आप एक रस्सी यहाँ बांध के झुला दो तो होगा क्या, इस रस्सी से आप इसको किधर भी रोटेट करो ये बार बार हमको वैसे ही दिखने को मिलेगा। So it is a point in the crystal. With respect to this point, a line drawn in opposite direction that intersects the surface of the crystal at equal distance in both directions. कहने का मतलब अगर इस जगह से हम एक लाइन खींचे तो वो लाइन क्या करेगा, हर फेस पे एक ही डिस्टेंस बनाएगा। डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल सिमिलर फेसेस आर इक्वल डिस्टेंस। देयर आर ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। हर बॉडी में सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। कुछ ऐसे भी बॉडीज होते हैं जिसमें एक से अधिक सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन वो बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अभी देखो, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल्स टू 9 प्लस 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 23। ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्स में, स्पेशली 12th में कॉम्पिटिशन्स में आपको पूछा जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं। तो डायरेक्टली आपको ये 23 लगा के रखना, 23 मारना है। ठीक है, ये डायरेक्टली आप 23 लिख सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सबसे पहला एक सिमेट्री होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री जो 1 होता है, उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो 13 होता है और ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो 9 होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा 23। देयर आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। देखो, अभी आपको किसी को डाउट हो, ठीक है, तो डाउट मैं आज क्लियर नहीं करूंगा, डाउट वापस हम कल फिर से देखेंगे। कल फिर मैं यही टॉपिक आपको फिर से समझाऊंगा। आपका काम यही रहेगा कि इस टॉपिक को आप ढंग से
ढंग से पढ़िए, मैं नोट्स अपलोड करूंगा, ढंग से पढ़िए, सारे इमेजेस, एक एक इमेज को आप बनाइएगा कॉपी में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप डालेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। लोग करते क्या, ग्रुप में डालने के बाद उसका आंसर देख के लिख दिया, ठीक है। तो ना आप किसी का आंसर देखेंगे, अपना बनाएंगे। ड्राइंग हर किसी के कॉपी में आना चाहिए, ठीक। वो ड्राइंग में चेक करूंगा, सबका ड्राइंग परफेक्टली बना हुआ भी होना चाहिए। टोटल ड्राइंग्स आपको बनाने हैं, टोटल क्यूब्स का मतलब टोटल 23 क्यूब्स बनाने हैं आपको, ठीक है। 23 क्यूब सुन के थोड़ा टेंशन नहीं लेना, बनाने में बहुत मजा आएगा। ढंग से बनाना और इमेजिन करके बनाना। आप इमेजिन कर करके बनाएंगे कि इस एक्सिस से अगर पास करेंगे तो वो क्यूब कैसे रोटेट करेगा। अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको क्यूब्स परफेक्टली समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पास घर में क्यूब है तो उस क्यूब को लेके बैठिए, तब इमेजिन कीजिए, तब बनाइए, ठीक है। तो इसको सबको ढंग से बना लीजिए। कल फिर आपका क्लास लूंगा, उस टाइम ये पूरा क्यूब मैं फिर से समझाऊंगा और उस टाइम जो भी आपके डाउट्स होंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो अभी सबको अनम्यूट किया है, ठीक है। अरे बहुत हल्ला होता है, ठीक है। आप अपना डाउट्स क्लियर, अपना नोट्स देखिए, नोट्स अपलोड करूंगा, नोट्स देखिए, नोट्स बनाइए, जो डाउट्स है कल चेक करेंगे वापस से, ठीक। तब तक अच्छे से रहिए और घर में सेफ रहिए।